ज्ञानदीप चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। क्लास 6 का चैप्टर है बच्चों, चैप्टर नंबर 1, फूड। भोजन कहाँ से आता है, वेयर डज इट कम फ्रॉम। सो लेट्स गो ऑन द स्मार्ट बोर्ड एंड लेट्स लर्न फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। बेसिकली क्लास 6 की साइंस में बच्चों हम बायोलॉजी से स्टार्ट करके फिजिक्स करेंगे और उसके बीच में कुछ केमिस्ट्री चैप्टर्स पढ़ेंगे। Starting from biology, we will move to physics, and in between we will study about some chemistry chapters. आज हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना है उसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन और ये कहाँ से आता है। भोजन ये कहाँ से आता है। बेसिकली हमें आज फूड के बारे में बात करनी है बच्चों, कि फूड यानी कि भोजन क्या होता है। और जब हम सबको कुछ खाने के लिए दिया जाता है तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि इस फूड में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और ये आपको कहाँ से मिला। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास 6 का ये चैप्टर नंबर 1 है, फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन ये कहाँ से आता है। खाद्य पदार्थ क्या है बच्चों, हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, खाद्य पदार्थ सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम ये देखें कि कहाँ पर और किस प्रकार के खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बच्चों, भारत एक विविधता से भरा देश है और यहाँ पे विभिन्न विभिन्न एरियाओं में विभिन्न खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि फूड की बहुत अच्छी वैरायटी पाई जाती है। फूड की बहुत अच्छी वैरायटी पाई जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ ये भारत का नक्शा है। यहाँ पे देखिए कि फूड वैरायटी में क्या है, यहाँ पे रीजनल डाइवर्सिटी भी पाई जाती है हमारे भारत देश में। जैसे कि आप नीचे की साइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोकोनट ट्रीज का उत्पादन होता है और यहाँ पे कोस्टल रीजन्स में साउथ इंडिया की साइड में कोकोनट पाया जाता है। तो ये चीज जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है बच्चों। एक तो हो गया अवेलेबिलिटी, दूसरा हो गया टेम्परेचर और तीसरा है लिविंग कंडीशंस। नंबर वन इज अवेलेबिलिटी। किस एरिया में क्या हम खाते हैं, इससे ये डिसाइड होता है कि हमें जिस एरिया में हम रहते हैं वहां पे क्या चीजें अवेलेबल हैं इजीली। ठीक है, अवेलेबिलिटी। दूसरा है टेम्परेचर और तीसरा है बच्चों लिविंग कंडीशन, यानी कि हम किस प्रकार के कंडीशंस में सरवाइव कर रहे हैं। देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मुंबई यानी कि वेस्ट की एरिया में यहाँ पे खजूर की खेती होती है। यहाँ पे खजूर की खेती होती है, यहाँ पे कोकोनट पाया जा रहा है, कुछ स्पाइसेस पाए जाते हैं। यहाँ पे चावल की बहुत अच्छी खेती होती है, यानी कि धान की खेती होती है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, टेमरिंड यानी कि इमली की खेती होती है। तो इसीलिए जब आप साउथ इंडिया जाते हैं राइस की खेती होती है। तो जब आप साउथ इंडिया की तरफ मूव करते हैं तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा बहुतायत में इडली और डोसा खाने को मिलता है, रसम खाने को मिलता है, यानी कि स्पाइसेस वहां पे बहुत अच्छी पैदावार है स्पाइसेस की। वहां पे बहुत सारे कोकोनट ट्रीज पाए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो हैं वो आपके नारियल के तेल में ही पकाए और खाए जाते हैं। इसी तरह से जब हम भारत के मध्य भाग की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा उत्पादन है, यानी कि दूध का उत्पादन यहाँ पे बहुत अच्छा पाया जा रहा है। यहाँ पे गेहूं और मकई का भी उत्पादन होता है। यहाँ पे मध्य भाग में गेहूं और मकई, इसलिए जो मध्य भाग की प्लेन के एरिया है वहां पे दाल और रोटी का बहुत अच्छा उत्पादन होता है। तो अवेलेबिलिटी के आधार पे मैदानी क्षेत्र में या प्लेन्स में क्या होता है, गेहूं और मकई का उत्पादन होता है। और नीचे की क्षेत्र में यानी कि तराई क्षेत्रों में, कोस्टल एरियाज में आपका कोकोनट का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, चावल का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। इसीलिए ये कहते हैं
कि साउथ इंडिया में डोसा, इडली और रसम इस तरीके के खाद्य पदार्थ आपको बहुतायत में मिलते हैं। और जब मिड आप इंडिया के बीच पहुंचते हैं, मध्य भारत में आप पहुंचते हैं, तो वहां पर आपको गेहूं और मकई का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। वहां पे मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं। इसी प्रकार से ये हो गई अवेलेबिलिटी की बात, यानी कि अवेलेबिलिटी यानी कि वहां पे क्या मौजूद है, क्या आपको अवेलेबल है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है बच्चों टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि जहां पे नम तापमान होगा वहां पे चावल की खेती बहुत अच्छी हो सकती है, और यदि तापमान शुष्क है तो वहां पे ज्वार, बाजरा इत्यादि मोटा अनाज पैदा होता है। वहां पे मोटे अनाज की पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो ये जो कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पे धान की खेती पाई जा रही है, और उसके बाद चावल का उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है। ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और जहां पे थोड़ा सा शुष्क तापमान होता है वहां पे गेहूं और मकई की खेती बहुत अच्छी होती है। कहाँ पे होती है ये? यहाँ पे शुष्क तापमान पाया जाता है, जहाँ पे गेहूं और मकई की खेती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहां पे मोटा अनाज हो सकता है। गेहूं, मकई, ज्वार और बाजरा, इस प्रकार के जैसे मोटे अनाजों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि लिविंग कंडीशंस, क्या चीज किस एरिया में कितना अवेलेबल होगी, ये लिविंग कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। मतलब यदि मैं अंटार्कटिका में जाकर रहने लगूं तो वहां मुझे मुख्यतः खाने के लिए जीव जंतु ही मिलेंगे, तो खाने के लिए मेरी डाइट मुख्यतः एनिमल प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट हो गई। इसी प्रकार से यदि मैं भारत के मैदानी क्षेत्र में रहती हूँ जहाँ पर बहुत खेती होती है और कृषि बहुतायत में पाई जाती है, तो वहां पर मेरी डाइट पौधों पर निर्भर हो जाएगी, यानी कि मैं प्लांट्स प्रोडक्ट्स पर निर्भर हो जाऊंगी। जैसा कि मध्य भारत में आप देख पा रहे हैं कृषि बहुतायत में होती है, तो वहां पे मैं भोजन के लिए अपने प्लांट प्रोडक्ट्स पर बहुत हद तक निर्भर हो जाऊंगी। तो लिविंग कंडीशंस बहुत हद तक ये निर्भर करती हैं कि आपका खान पान किस प्रकार का होगा, यानी कि जिस एरिया में रहते हैं आप लोग, जिस एरिया में हम सब रहते हैं, उस एरिया के हिसाब से हमारा खान पान भी डिपेंड करता है। अगर हम साउथ इंडिया में रहते हैं तो हमें इडली डोसा खाना, रसम खाना, सांभर खाना ज्यादा पसंद होगा, क्योंकि वहां पे उस चीज की अच्छी अवेलेबिलिटी है। इसी प्रकार से अगर हम मध्य भारत में रहते हैं तो हम प्लांट प्रोडक्ट्स पे ज्यादा डिपेंड होंगे, क्योंकि वहां पे हमें मोटे अनाज की खेती बहुत अच्छी होती है। उसी प्रकार से अगर हम अंटार्कटिका चले जाएं तो वहां पे रहने के लिए हमें जीव जंतु ही खाने के लिए मिलेंगे, वहां सरवाइव करने के लिए। तो इसका मतलब है कि वहां पर मुझे एनिमल प्रोडक्ट्स पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब जहां पे आप रहते हैं वहां पे आपकी डाइट उसी प्रकार के अवेलेबिलिटी पर, लिविंग कंडीशंस पर डिपेंड करती है। तो लिविंग कंडीशंस बहुत हद तक ये निर्भर करती हैं कि आपका खान पान किस प्रकार का होगा। आप सभी जानते हैं बच्चों कि भारत देश में रीजनल डाइवर्सिटी पाई जाती है, फूड वैरायटी होती है। और क्या होता है? भारत में रीजनल डाइवर्सिटी पाई जाती है। फूड वैरायटी क्यों पाई जाती है? फूड वैरायटी क्योंकि यहाँ पे रीजनल डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थ और या विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियां पाई जाती हैं। तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग प्रकार का खान पान पाया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि तटीय क्षेत्रों में नारियल, मत्स्य पालन और चावल की खेती होती है। मध्य क्षेत्र में यदि आप देखें तो मकई व गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है। और भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में यदि देखें, जैसे हिमालय प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल या उत्तराखंड हमारा, जहां पर फलों की भी उत्पादन बहुत अच्छा पाया गया है। उसके बाद आप गंगा के तटीय क्षेत्रों में देखें तो वहां पर उस क्षेत्रों में आपको सब्जियों की खेती बहुत ज्यादा होती है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग अलग फसलें देखने को मिलती हैं। ये जो आपका ऊपर का एरिया है, यहाँ पे आपको फलों की खेती बहुत अच्छी होती है, फलों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में फलों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। विभिन्न प्रकार के फलों की खेती होती है। हमारे उत्तराखंड में भी काफी हद तक फलों की खेती, पहाड़ों की तरफ जहाँ पे बर्फ होती है वहां पे अच्छे फलों की खेती होती है। उसके बाद
आप यदि भोजन के इंग्रेडिएंट्स की बात करें बच्चों, तो यदि मैं कहूँ कि मैं दाल रोटी खाती हूँ, तो आटा कहाँ से मिलता है? गेहूं से मिलता है, और पानी नदियों से मिलता है। अब दाल को हम पेड़ों से ले लेते हैं, नमक हमें समुद्र से मिलता है, लेकिन घी हमें पशुओं से मिलता है, क्योंकि वो पशु आधारित उत्पाद है। दही, पनीर, चीज, मक्खन, दूध, घी, ये सब क्या है? एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दाल जो है वो हमारा एनिमल प्रोड्यूस और प्लांट प्रोड्यूस दोनों है। इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो विभिन्न प्रकार की इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो विभिन्न प्रकार के फूड मटेरियल्स पे डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर आपको रोटी खानी है तो रोटी खाने के लिए आपको आटे की और पानी की आवश्यकता होगी। पहले आप गेहूं को लेते हैं, गेहूं लेने के बाद आप क्या करते हैं? उसका आटा पिसवाया जाता है साफ करके। उसके बाद फिर आटे का पानी के साथ डो बनाते हैं, यानी कि आटे को गूंथते हैं, और जब आटा गूंथ के तैयार हो जाता है तब उसके बाद हम उसकी रोटी बना के खाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि गेहूं जो है, रोटी खाने के लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, और वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं आटा और पानी। के बाद जैसा कि आप फूड इंग्रेडिएंट्स में देख पा रहे हैं बच्चों, आपको रोटी और चपाती यदि खाना है तो उसके लिए आपको आटा और वाटर की जरूरत होती है। आटा और वाटर की जरूरत होती है, यानी कि आटा आपको कहाँ से मिलता है? गेहूं से मिलता है। गेहूं को साफ सुथरा करके जब पिसवाया जाता है तब वो आटा बनता है, और उसमें पानी का यूज करके उसको आटे को डो बनाया जाता है। यानी कि जब आटे को गूंथ लिया जाता है तो उसके बाद हम बेल बेल के रोटियां बना सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप दाल का बनाते हैं तो दाल बनाने के लिए आपको पल्सेस की आवश्यकता पड़ती है। उसमें आपको डालने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, सॉल्ट की आवश्यकता पड़ती है, ऑयल या घी भी पड़ता है दाल में, और कुछ स्पाइसेस यानी कि मसाले पड़ते हैं। पल्सेस यानी कि दालें। इसमें आप देख रहे हैं कि दालें तो हमें पौधों से प्राप्त हो रही हैं, वाटर हमें नदियों से मिल रहा है, वाटर बॉडीज से मिल रहा है, इसका सॉल्ट हमें समुद्र से मिल रहा है, और घी या ऑयल हमें ये हमें एनिमल प्रोडक्ट के तौर पे घी के रूप में भी मिल सकता है, और ऑयल के रूप में हमें ये पौधों से भी प्राप्त हम इसको कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दाल जो है वो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट भी है, और इसमें ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी है, क्योंकि इसमें जो दालें हैं हमें वो कहाँ से मिल रही हैं? वो हमें पौधों से मिल रही हैं। पर पकी हुई दाल कंप्लीट बनाने के लिए हमें उसमें एनिमल प्रोडक्ट यानी कि घी का भी यूज करना पड़ रहा है। इसके बाद जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमें अगर खीर बनानी है, इंग्रेडिएंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो खीर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए बच्चों? हमें मिल्क चाहिए, यानी कि दूध चाहिए। ये कैसा प्रोडक्ट है? ये एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है, यानी कि ये जंतुओं से प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट है। उसके बाद राइस है, जो हमें पौधों से प्राप्त होता है। धान की जब हम खेती करते हैं तो धान की सफाई करके चावल का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हमें खीर बनाने के लिए शुगर की आवश्यकता होती है बच्चों, जो कि हमारा एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, जो गन्ने के खेत से, गन्ने से शुगर का निर्माण किया जाता है। उसके बाद हम उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालते हैं जो कि सूखे फल होते हैं। तो इसका मतलब हमको खीर बनाने के लिए ये 4 उत्पादों की आवश्यकता होती है, और ये विभिन्न एरियाज में अलग अलग उत्पादन इनका किया जाता है अच्छी तरह से। तो फूड इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये हो गया कि किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है उन्हें हम फूड इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, या किसी भी फूड में जिन जिन इंग्रेडिएंट्स से मिल करके वो फूड बना होता है उसे ही हम फूड इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेज, खाद्य सामग्री और उनके सोर्सेज, यानी कि खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। आप सभी जानते हैं कि खाद्य सामग्री जो है बच्चों, वो प्लांट्स और एनिमल्स 2 तरीके के प्रोडक्ट से मिलकर के बनी होती है। प्लांट से जैसे हमें दालें हैं तो ये हमें प्लांट प्रोडक्ट है। विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, ये प्लांट प्रोडक्ट है। उसके बाद प्लांट से और हमको क्या मिलता है? विभिन्न प्रकार के अनाज हमको प्लांट से ही मिलते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं एनिमल्स से हमें क्या मिलता है? एनिमल्स से हमें दूध मिलता है,
जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें भी दूध शामिल किया गया है, और अगर एगिटेरियन है तो वो लोग अंडा खाते हैं, उनके लिए अंडा भी हमें एनिमल से ही मिलता है, यानी कि एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है अंडा। उसके बाद हमें मांस और मछली इत्यादि, ये भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि हमें मांस मछली जो है वो भी एनिमल्स से ही मिलती है। प्लांट से हमें दालें मिलती हैं विभिन्न प्रकार की, सब्जियां मिलती हैं, अनाज मिलते हैं विभिन्न प्रकार के, और फल भी हमें प्लांट्स से ही मिलते हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के विटामिन का जो भरपाई है हमारे शरीर में वो हम प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स से ही कर पाते हैं। कुछ एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट भी हैं जो इन पदार्थों की भरपाई हमारे शरीर में करते हैं। तो फूड मटेरियल्स और देयर सोर्सेज, खाद्य सामग्री और उनके स्रोत प्लांट बेस्ड भी होते हैं और एनिमल बेस्ड भी होते हैं। इसके बाद आपके चैप्टर में ये आपको समझ में आ गया है कि जो खाद्य सामग्री होती है उनके स्रोत दो प्रकार से हो सकते हैं, उनको दो प्रकार के स्रोतों में वर्गीकृत कर दिया गया है। एक होते हैं प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स जो केवल प्लांट से ही मिलने वाले भोजन पे निर्भर होते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स। और दूसरे प्रकार के हो गए एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स। अब नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, ये फूड आइटम्स है, जैसे कि इडली है, इसका एक और इंग्रेडिएंट देख रहे हैं राइस है। तो ये कहाँ से मिल रहा है, ये हमें कहाँ से मिल रहा है? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बच्चों, इडली बनाने के लिए हमें राइस की जरूरत होती है। ये एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, यानी कि ये हमें पौधों से मिलता है। उसके बाद हमें राइस बनाने के लिए, इडली बनाने के लिए उड़द दाल की आवश्यकता होती है, ये भी एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट ही है। उसके बाद सॉल्ट जो है हमें ये समुद्र से मिलता है, और वाटर जो है ये भी हमें वाटर बॉडीज से ही मिल जाता है, यानी कि नदियों से या झरनों से या वाटर सप्लाई म्युनिसिपल की जो होती है उससे हमें पानी की अवेलेबिलिटी हो जाती है। इसी प्रकार से यदि हमें चिकन करी बनानी है तो उसके लिए हमें चिकन की जरूरत होगी, और ये एक एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है, यानी कि ये हमारा कैसा है, ये हमारा जंतु उत्पाद है बच्चों। अगर हमें चिकन करी बनानी है तो उसके लिए हमें चिकन चाहिए जो एक जंतु उत्पाद है, स्पाइसेस चाहिए जो हमें पौधों से मिलती हैं, यानी कि ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ये पादप उत्पाद हैं। उसके बाद ऑयल या घी चाहिए, ये प्लांट्स या एनिमल्स दोनों से हो सकता है, ये हमें जंतुओं से भी मिल सकता है और हमें पौधों से भी मिल सकता है। उसके बाद वाटर है, खीर हमें बनाने के लिए मिल्क चाहिए जो एक जंतु उत्पाद है। उसके बाद राइस चाहिए जो पौधों से प्राप्त किया जाने वाला उत्पाद है, और उसके बाद हमें शुगर चाहिए जो पौधों से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से आप देख रहे हैं बच्चों कि प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स, पादप उत्पाद, इसमें आप देखिए विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, ये विभिन्न प्रकार के फल हैं, ये सब्जियां हैं, ये हमारे प्लांट से जो उत्पाद मिलते हैं उनसे। ये देखिए गाजर है जिसको आप फल और सब्जी दोनों की श्रेणी में रख सकते हैं। ये देखिए शिमला मिर्च है, यानी कि ये सब्जी आती है, इसको हम सब्जी कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार की सब्जियां और फ्रूट्स ये आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमें प्लांट्स से मिलते हैं, यानी कि ये प्लांट उत्पाद हैं, ये प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स यानी प्लांट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स कहलाते हैं इस प्रकार के प्रोडक्ट्स। इसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि जंतु उत्पाद। इसमें आप देखिए कि विभिन्न प्रकार के, ये दोनों जो है ये जंतु उत्पाद नहीं है, ये दालें हैं, ये पौधों से ही प्राप्त होती हैं, ये पौधों से प्राप्त होने वाला उत्पाद है। उसके बाद ये है बेटा मांस है, जिसमें बीफ, मांस भी विभिन्न प्रकार का होता है जो इंसान खाते हैं, जिसमें बीफ होता है, पोर्क होता है, चिकन होता है और मीट होता है। ये मिल्क है, ये भी जंतु उत्पाद ही है जो हमें गाय से या भैंसों से मिलता है। उसके बाद बच्चों ये एग है, यानी कि अंडा है, ये भी एक एनिमल प्रोडक्ट है जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुतायत में पाई जाती है और ये एक जंतु उत्पाद कहलाता है। इसका मतलब ये है
कि पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पादों को हम प्लांट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स कहते हैं और जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों को हम फूड फ्रॉम एनिमल्स या एनिमल प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स कहते हैं। इसके बाद जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पौधे के कुछ ही खाने वाले योग्य भाग होते हैं। जैसे कि पौधा, एक पूरा पौधा होता है तो उसमें स्टेम होती है, एक पूरा पौधा होता है जिसमें कि स्टेम होती है, फ्रूट्स होते हैं, रूट्स होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और सीड्स होते हैं। तो इसका मतलब कि हर पौधे का तना, जड़, फल, फूल, फल, तना, जड़ एवं पत्तियां, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं आपके खाने में काम आ जाते हैं। जैसे कि ये तना है, ये फल है, ये जड़ है और ये आपका पत्तियां हैं और ये फूल है। जैसे कि फूल गोभी, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि फूल गोभी का हम फूल का सेवन करते हैं तो ये फूल गोभी कहलाती है। और सीड्स, जैसे मकई का जब हम दाना खाते हैं तो वो सीड्स हो जाता है। तो पौधे के खाने योग्य भाग यानी कि एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी कि उसके विभिन्न अलग अलग पौधों के अलग अलग पार्ट्स को हम खा सकते हैं और उसको अपने भोजन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ये क्या क्या है? आपका सीड्स है, फ्लावर्स है, लीव्स है, रूट्स है, फ्रूट्स है और स्टेम्स है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों अंकुरित अनाज के बारे में कि अंकुरित अनाज कैसे बनाते हैं। स्प्राउट्स, आप सभी बच्चों ने सुना होगा कि स्प्राउट्स कैसे बनाते हैं। यदि कोई सूखा बीज है, जैसे कि मूंग की बीज है या चना है, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें क्या है कि अगर आप इसको मॉइस्चर कंटेंट देते हैं, यानी कि आप इसको नमी की मात्रा देते हैं, आप इसको यदि रात भर पानी में भिगा के छोड़ देते हैं और उसके बाद आप उसमें थोड़ी सी गर्माहट जब उसको मिलती है तो उसमें बीज के ऊपर की तरफ एक छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं और इन निकले हुए अंकुरों को ही स्प्राउट्स कहते हैं और ये इनमें प्रोटीन का कंटेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बच्चों आज की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों की भारत विविधता से भरा देश है और यहाँ पे अलग अलग एरियाज में, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फूड की वैरायटी पाई जाती है। यानी कि फूड इंग्रेडिएंट्स के आधार पे रीजनल डाइवर्सिटी भी पाई जाती है हमारे भारत देश में। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोस्टल एरियाज में आपको चावल खाने को मिलेगा, मध्य एरिया में आपको अनाज खाने को मिलेगा और पहाड़ी एरिया में आपके फलों का उत्पादन अच्छा होता है। इसके बाद हैव अ नाइस डे। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में आपको और आगे के बारे में मैं बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर।